सभी को नमस्कार। आपका हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 19 में स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो लेटेस्ट जानकारी है, लेटेस्ट ऑर्डर्स है या अदर नोटिफिकेशंस है, वो सब आपके सामने लेके आते हैं। अगर आपको ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हाइलाइट्स पे बढ़ते हैं। हमारे पास जो की हाइलाइट्स हैं, सबसे पहले एआईसीपी इंडेक्स है जो कि जिसके बेसिस पे डीए कैलकुलेशंस होती हैं। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है और नंबर 3 बजट सबमिशंस हैं जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स ने दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट बजट बनाने से पहले जो इंडस्ट्री होती है वहाँ से इनपुट्स लेती है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है। तो वो हमारे पास कुछ जो सबमिशंस आए हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट हेल्प्स अ लॉट। लेट्स स्टार्ट विद एआईसीपी इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख सकते हैं जो इंडेक्स आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेबर ब्यूरो निकालता है इसको। ये 6 जनवरी 2025 की प्रेस रिलीज है और ये नवंबर 2024 का इंडेक्स है। इसमें अगर हम कंपैरिजन करें, ये हमारा चार्ट है। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जनवरी 2024 है और ये आगे सारा का सारा 2000 उसका के लिए 2024 फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे डाटा चार्ट पे प्लॉट किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगस्त महीने के इस चार्ट के हिसाब से जो इन्फ्लेशन में अगस्त महीने में इन्फ्लेशन कम थी, सितंबर अक्टूबर में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई और उसके बाद नवंबर महीने में फिर से इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गई 3.88। और अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आप प्रैक्टिकली देखोगे कि चीज़ों की महंगाई तो एक्चुअली बढ़ी हुई है, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन कम क्यों आ रही है? तो इसका रीज़न ये है कि जो ये 2 महीने होते हैं सितंबर अक्टूबर के, ये इंडिया में फेस्टिवल वीक्स होते हैं, मंथ्स होते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, दिवाली, दशहरा और भी बहुत से रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं जो आते हैं सभी एक साथ। तो उनकी वजह से क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी तो चीज़ों के जो रेट्स है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ये ड्यूरेशन गई, जो फेस्टिवल वीक था और फेस्टिवल मंथ्स थे वो चले गए, अब उतनी डिमांड है नहीं और ना ही मार्केट में डिमांड है, ना ही लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है जिसको वो स्पेंड कर सके। एल्स जो ईयर एंड होता है, ईयर एंड में बहुत से डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पिछले साल का देखो, लास्ट ईयर का नवंबर का कंपेयर करोगे तो वहां पे देखिए इन्फ्लेशन का रेट 4.98 था। मींस इन्फ्लेशन का रेट 4.98 होने का मीनिंग आइदर चीज़ों में बहुत ज़्यादा महंगाई है या फिर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मोस्टली इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से आती है। अगर डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। लास्ट ईयर नवंबर में डिमांड थी, लोगों के पास पैसा था खर्च करने के लिए और उन्होंने खर्च किया, दैट्स वाई इन्फ्लेशन की वैल्यू अराउंड 5 थी। बट इस साल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट पूरे 1 पॉइंट का 1% का डिफरेंस है। और इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चने के लिए। और यही इसी के रिगार्डिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इनपुट सबमिट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो हमारा नेक्स्ट बजट आने वाला है उसके लिए, कि लोगों के पास अगर डिस्पोजेबल इनकम होगी तो वो क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे जिससे इकोनॉमी में पैसा आएगा और जो सर्कुलर इकोनॉमी है फिर से रीस्टार्ट हो सकेगी। कि पैसा आएगा तो पैसे से इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री से वर्कर्स को बेनिफिट होगा। तो एक ये सर्कल होता है जो साइक्लिक प्रोसेस है, उसको बेनिफिट मिलेगा। एंड आल्सो यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने की है जो आपको थोड़ा ताज्जुब हो सकता है, दैट पान, सुपारी, तंबाकू जो इंटॉक्सिकेंट ये सब्सटेंस होते हैं, इनकी महंगाई में कमी आई है। मींस ये चीजें सस्ती हुई हैं। पान, बीड़ी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब सस्ते हुए हैं और जबकि क्लोथिंग एंड फुटवेयर है जो ये सब महंगा हुआ है। अब
इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जा सकता है कि रिसेंटली जो क्लोथिंग है मैक्सिमम अभी बांग्लादेश मैन्युफैक्चर कर रहा था, और वहाँ पे जब जो सिविल अनरेस्ट हुआ उसकी वजह से वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हाल्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो मोस्टली इंडिया में शिफ्ट हुई, और इंडिया की लेबर एज कम्पेयर टू बांग्लादेशी लेबर थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। दैट्स वाई जो क्लोथिंग और फुटवेयर है वो थोड़ा महंगा होगा। उसके अलावा अगर आप देखें फ्यूल और लाइटिंग, इसमें थोड़ा इंक्रीज है। हाउसिंग में कोई इंक्रीज नहीं है क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं है। मिसलेनियस में भी ऑलमोस्ट 0.2 का इंक्रीज है, और फूड एंड बेवरेजेस में भी डिक्रीज है। तो देखिए सभी में डिक्रीज है, सिर्फ मिसलेनियस को छोड़ दिया जाए और ये पान सुपारी को इसमें तो डिक्रीज ही आ रहा है, मीन्स हद से ज्यादा सस्ती ही हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे ये इसी ग्राफ को यहाँ पे कंपैरेटिवली डिनोट किया गया है चार्ट बेसिस पे। सो ये था हमारा AICP इंडेक्स के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट डाटा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उसके ऊपर। सो जो हमारी ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है ये कहाँ पे निकली हुई है, ये इसकी लोकेशन मुंबई है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, और ये ऑर्डर DOPT की तरफ से रिलीज हुआ है, मींस वाया DOPT रिलीज हुआ है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ने DOPT को भेजा और DOPT ने वेबसाइट पे डाला हुआ है। लोकेशन है मुंबई CSD, और डिफेंस के अंडर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है एज ए असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर टू बी एक्चुअल। और जो पोस्ट हैं वो 5 हैं, और इनके लिए जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसकी एज 62 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड बाकी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे गिवन है कि जो मिनिमम 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद उसको अप टू 65 की एज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें जो CSD के रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और सैलरी के रिगार्डिंग भी गिवन है कि कोई DA HRA वगैरह नहीं मिलेगा। और एक फॉर्मूला दिया गया है कि अगर कोई NPS से रिटायर हो रहा है तो उसकी लास्ट सैलरी है उससे 30% कट करके उससे कम दिया जाएगा, और बाकी का जो बेसिक पेंशन के हिसाब से दिया जाएगा जो नॉन NPS वाले हैं। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के भी दिया जाएगा, और लीव के बारे में भी डाटा है। अगर आप किसी को आपके नोटिस में कोई है जो इसका फायदा उठा सकता है तो प्लीज उनके साथ ये आप शेयर कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हमारे जो बजट एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है उस पे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप कुछ देख सकते हैं, ये कुछ हमने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं वेरियस अलग अलग जगह से, जहाँ पे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिशंस दिए थे रिगार्डिंग इनकम टैक्स जो हमारा बजट है 2025 का। तो उसमें हम ओनली एम्प्लॉयर स्पेसिफिक डाटा पे डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयर स्पेसिफिक क्या होगा। उसके अलावा भी बहुत से रिकमेंडेशन दिए जाते हैं इंडस्ट्री के रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत से रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। सो नंबर 1 तो जो हमारी यूनियंस होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनका तो एज ऑलवेज एक बेसिक सी डिमांड होती है कि जो ओल्ड पेंशन है उसको रिस्टोर किया जाए। तो सेम यहीं पे फिर से वही डिमांड रखी गई है कि ओल्ड पेंशन को रिस्टोर किया जाए। जो अदर प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने ये बोला है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर जो बेसिक टैक्स स्लैब है उसके अंदर 3 लाख का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, सो दैट जो बेसिक एग्जम्पशन है, मींस जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अप टू 3 लाख 0% टैक्स रेट में आता है। और उसके बाद जो पूरी टेबल है वो स्टार्ट हो जाती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसमें ये बोला गया है कि इस 3 लाख में 3 लाख ऐड कर दिया जाए, सो दैट जो बेसिक एग्जम्पशन है वो 6 लाख तक जीरो हो, और फिर उसके बाद 6 टू 10 लाख तक 5% हो जाए, और फिर 10 टू जो अब ये होगा 10 टू 13 लाख तक, ऐसे मींस हर स्लैब के अंदर 3 लाख का एक बफर ऐड कर दिया जाए, सो दैट जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर टैक्स का जो भार है वो कम हो सके। अगर एम्प्लॉइज के ऊपर टैक्स का मींस बर्डन कम होगा तो उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज्यादा होगी, और डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होने से वो मार्केट में
ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं या ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं और उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उसके बाद हाईयर स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए बोला गया है और होम लोन इंटरेस्ट एग्जम्पशन के लिए भी बोला गया है। अभी जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि उसमें आपको किसी भी टाइप की डिडक्शन नहीं मिलती। मीन्स वहाँ पे मेथड ही ऐसा नहीं बनाया गया कि कोई डिडक्शन आप डाल सको। जैसे ओल्ड होती थी तो ओल्ड में आप अलग-अलग चीज़ें क्लेम कर सकते थे। तो इंडस्ट्री ने ये बोला है कि आप न्यू के अंदर भी ये चीज़ें लेके आओ सो दैट जो एम्प्लॉयी है वो अलग-अलग चीज़ें क्लेम कर सके। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके अंदर के जो जीएसटी है उसको भी आइदर क्लेम करने का या रिड्यूस करने के लिए बोला गया है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं, हम उसकी आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं कि पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता था 2018 से पहले। उससे पहले जो एम्प्लॉयी है अपने सारे के सारे अलाउंसेस को अलग-अलग क्लेम करता था। जैसे उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है या ड्रेस अलाउंस मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, अलग-अलग टाइप के अलाउंसेस मिलते थे डिपेंडिंग अपॉन आपकी पोस्टिंग किस एरिया में है या किस ऑफिस में है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट एक कंबाइंड मेथड लेके आई कि आपको अब अलग-अलग क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबको सिंगल में क्लेम कर लो और हम किसी के लिए कोई प्रूफ नहीं माँगेंगे और स्टार्टिंग में ये दी गई थी 40,000 2018 में 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई थी। फिर उसको धीरे-धीरे बढ़ा के 50,000 किया गया और लास्ट ईयर उसको 75,000 किया गया। तो 40 टू 75,000 इसको जाने में अप्रोक्सिमेटली 6 इयर्स लगे हैं। अप्रोक्सिमेट एग्ज़ैक्टली 6 इयर्स लगे हैं। तब जाके स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 टू 75,000 हो गई। बट इन 6 इयर्स के अंदर जो आपके एक्चुअल खर्चे हैं, वो डबल से ट्रिपल से रेट से भी ज़्यादा बढ़े हैं। मीन्स स्टैंडर्ड डिडक्शन उस रेट से नहीं बढ़ा जिस रेट से जो ये अलाउंसेस दिए जाते थे किसी खर्चे के लिए, सपोज आपके ट्रैवल करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता था या आपकी ड्रेस के लिए अलाउंस दिया जाता था, जो उन पे होने वाले एक्सपेंसेस हैं वो जिस रेट से बढ़े हैं, उस रेट से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अब इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा रह पा रहा है। दैट्स व्हाई जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि आप जो ये न्यू टैक्स रेज़ीम है, इसके अंदर भी जो एटीडी की डिडक्शंस टाइप्स मेथड है कि जहाँ पे आप इंश्योरेंस प्रीमियम्स कवर कर सकते हो, चाइल्ड की एजुकेशन को एग्ज़म्प्ट करवा सकते हो, जो उस पे आप खर्चा करते हो। या आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्थ पे जो आप खर्चा करते हो उसको एग्जम्प्ट करवा सकते हो कि आप वो वापस लेके आओ सो दैट एक जो आपने बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिडक्शन कर दी उसके अलावा भी एम्प्लॉय है जो उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उनको क्लेम कर पाए और उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बचे और जिससे वो आगे फर्दर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए स्पेंडिंग करके बिकॉज अगर आप स्पेंडिंग ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। जैसे हमने प्रीवियस एआईसीपी इंडेक्स में दिखाया कि कैसे इन्फ्लेशन डाउन है और डाउन होने का रीज़न ये नहीं है कि हमारे पास एक्सेस सप्लाई है चीज़ों की। उसका रीज़न ये है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं खर्चने के लिए तो मार्केट में डिमांड ही नहीं बची। अगर डिमांड ही नहीं बची तो जो चीज़ों का इन्फ्लेशन है वो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाता है। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए एक बेटर प्रोस्पेक्टिव देगा आपको और आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा। एंड आल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।